एक शाम कलमकारों के नाम। नमस्कार दोस्तों, माँ शारदे का वंदन करता हूँ, कलम के जादूगर मंच को नमन करता हूँ और हमारे कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम के सभी दर्शकों का अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम एक शाम कलमकारों के नाम को एक शाम कलमकारों के नाम का उद्देश्य यह है कि हम एक सुप्रसिद्ध कलमकार को आपसे रूबरू कराएं और उनसे रचनाओं, विधाओं तथा हिंदी साहित्य के संदर्भ में वार्तालाप करते हुए हम उन कलमकारों के जीवन के बारे में आपको अवगत कराएं। जैसा कि हमारे समूह कलम के जादूगर से जुड़े सदस्य जानते हैं और इस बात को प्रमाणित भी करते हैं कि हम आज के समय के रचनाकारों, नवकवियों, नव कवित्रियों को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित होने का एक मौका देते हैं और कोशिश करते हैं कि नए रचनाकार हमारे मेहमानों को सुनते हुए हिंदी साहित्य में प्रयुक्त होने वाली विधाओं और शैलियों का अनुसरण करें और एक प्रतिष्ठित रचनाकार के रूप में स्वयं को स्थापित करें। हम अब तक हमारे कलम के जादूगर समूह से लगभग 4,500 सदस्य जुड़ चुके हैं और हम 70 से ज्यादा रचनाकार हमारे लाइव कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की ये शाम, जो है एक ऐसे युवा कलमकार के नाम जिसने बड़ी कम उम्र से ही देश के प्रतिष्ठित मंचों से काव्य पाठ करना आरंभ कर दिया। एक ऐसा कलमकार जो कई टीवी चैनल्स पर अपने काव्य पाठ से जनता के दिलों तक पहुंचा है। एक ऐसा कवि जो जी न्यूज के कवि युद्ध और न्यूज इंडिया के नेताजी लपेटे में कार्यक्रम में हिस्सा ले चुके हैं और एक अद्भुत प्रतिभाशाली और ओजपूर्ण रचनाकार हैं जो उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद से आते हैं, इटावा जिले से आते हैं। ये एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने कोविड के समय में अभी 2021 में ही काफी अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए काफी लोगों की मदद की है और मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं क्योंकि मैंने वो सब देखा है। उनकी पोस्ट फेसबुक पे जो पोस्ट आती रही और जिस तरह से लोगों ने जो हेल्प मांगी, उन्होंने इस अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन लोगों की मदद की। मैं उनको स्टेज पर बुलाऊं उससे पहले मैं उनका स्वागत उन्हीं की कुछ 4 लाइन से करना चाहूंगा और फिर उसके बाद मैं उनको आमंत्रित करूंगा। मुझे उनकी फेसबुक प्रोफाइल पर जब मैं उनके विजिट कर रहा था तो मुझे एक रचना इतनी सुंदर लगी जो एक छंद है। मैं उसकी 4 लाइन ही सुना रहा हूं और फिर बाद में जब वो आएंगे तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि ये पूरी रचना हमें सुनाएं। कि उन्होंने लिखा जो छंद है वो मैं सुनाता हूं कि द्रोण के कटे हुए शीश ने किया ये प्रश्न, द्रोण के कटे हुए शीश ने किया ये प्रश्न, वासुदेव मेरा अपराध तो बताते तुम। द्रोण के कटे हुए शीश ने किया ये प्रश्न, अपराध तो बताते तुम। जानते थे बल से तो मुझे जीत पाओगे ना, जानते थे बल से तो मुझे जीत पाओगे ना। मरता नहीं मैं यदि छल न रचाते तुम, मरता नहीं मैं यदि छल न रचाते तुम। इतनी उत्कृष्ट रचना, इतनी उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग करने वाले ऐसे कवि रचनाकार जिन्होंने ये रचना लिखी, हम आमंत्रित करते हैं अवनीश त्रिपाठी जी को, जो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो हमारे कार्यक्रम में शिरकत करें और अपने बारे में। हाँ जी, अवनीश जी आपका स्वागत है। आप सभी अवनीश जी आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को कलम के जादूगर पेज के चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स और सभी बंधुओं को मेरा नमस्कार। और कैसे हैं आप? सबसे पहले तो बस हम बढ़िया हैं और हम बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे थे और आपके बारे में जानने को बहुत उत्सुक हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसे, मैंने सुना है कि आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, बीटेक कर रखी है, तो ये कविताओं में कैसे आ गए आप? हिंदी साहित्य में कैसे पढ़ गए? अपने बारे में कुछ बताएं। जी ये सही है, बीटेक किया हुआ है मैंने मैकेनिकल से और उस टाइम तक कविता से कोई खास ऐसा संबंध भी नहीं था, ना ही कविता में कोई इंटरेस्ट था। लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें आई, थोड़ी सी मतलब तबीयत खराब हुई और ऐसी बीमारी हुई जिस वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। ये मैं जॉब कर रहा था, रोहतक में था एक कंपनी में और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसी दिक्कत आई कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप प्लांट वगैरह में काम मत करो
तो वहाँ से छोड़ा मैंने, उसके बाद फिर अपने होम टाउन इटावा में, उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, वहाँ पर वापस आया। वापस आने के बाद फिर मैंने कोचिंग पढ़ाई मैथ का, मतलब आज फेसबुक पे डाला भी है मैंने, तो फिर उसके बाद मैथ वगैरह पढ़ानी शुरू की। और अचानक से मेरे भैया काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में और काफ़ी अच्छा लिखते हैं, हालांकि मंचों पर वो ना के बराबर जाते हैं। तो उनका उनके नाम थोड़ा नाम सा, क्या है उनका? रजनीश त्रिपाठी मेरे बड़े माफ भाई कीजिए। हैं। हाँ जी, हाँ अच्छा जी। अच्छा, जी जी तो जी, रजनीश वो त्रिपाठी जी, ओके। लिखते हैं और अच्छी नॉलेज रखते हैं, अच्छी कविताएं लिखते हैं, लेकिन वो जी, मंचों पर थोड़ा सा बचते हैं जाने से। तो उनके अच्छा थ्रू अच्छा, उनके साथ एक दो प्रोग्राम में गया, जो लोकल में गोष्ठियां या प्रोग्राम होते हैं छोटे मोटे, उनमें गया। वहां से हाँ, थोड़ा सा अच्छा लगा। और यूट्यूब पे एक दो वीडियो देखे मैंने, इटावा के कमलेश शर्मा है, कवि कमलेश शर्मा, उनका हाँ वीडियो जी हाँ जी, देखा, अच्छा लगा। कानपुर के, तो वहां से थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं भी लिखूं, क्योंकि वो दरअसल मैं जब उनका देखा तो एक जो चमक धमक कह सकते हो आप कि मंचों की या टीवी चैनलों की, तो उससे आकर्षित हुआ शायद। और उसके बाद शुरुआत में सब कुछ लिखा, और हालांकि लिखता अब भी हूँ, लेकिन एक जो होता है कि एक कवि को एक विधा में रहना चाहिए, एक विधा में पहचान होनी चाहिए। लिखने को सभी लोग सब कुछ लिखते हैं, लेकिन एक परफेक्शनिस्ट के तौर पे तो मैंने वो हास्य बिल्कुल, विधा चुनी। और उसके अच्छा, लिए मतलब हेमंत पांडे भैया है, कानपुर के हेमंत भैया को हाँ, देखकर थोड़ा सा अच्छा लगा उनके, कि बहुत सिंपल तरीके से कविताएं लिखते हैं। और तो हम्म, वहीं से मैंने भी शुरुआत करी, और तभी ये टीवी पर प्रोग्राम वगैरह शुरुआत हुई, तो वहाँ थोड़ा सा और अट्रैक्शन पैदा हुआ इन सब के लेकर। उसका फिर मैंने लिखना शुरू किया। और परसों नरसों मैंने एक पोस्ट भी डाली थी किस तरीके से मुझे मौके मिले और आगे बढ़ा और ये सब। तो वो सब फिर चलता रहा, अच्छे लोग मिलते गए, ऊपर वाली कृपा बनी रही, माशाअल्लाह का आशीर्वाद बिल्कुल मिलता बिल्कुल, रहा। ये बहुत बहुत और बहुत जरूरी है कि आपको लोग कैसे मिल रहे हैं, आपके आप कैसे लोगों के संपर्क में हैं, बिल्कुल क्योंकि बहुत सी प्रतिभाएं ऐसी हैं कि बहुत अच्छा लिखते हुए भी वो बेचारे बिल्कुल दबे हुए पड़े हैं, उनको कोई पूछता नहीं है। और वो इतने सही सही। टैलेंटेड कवि हैं कि आज के जो प्रतिष्ठित कवि हैं उनसे ज्यादा अच्छा लिखते हैं वो, पर उनको सही मौका बात। नहीं मिला, उनको शोहरत नहीं मिली, और वो मतलब रह गए, पीछे रह गए। मेरे पर लिखते साथ बहुत अच्छा है। श्रेय भाई, मेरे साथ क्या हुआ, एक मतलब मेरा शायद दूसरा कवि सम्मेलन था, और बाय चांस की अच्छा, बात, उसमें एक कवि जो थे हरेंद्र कुशवाहा एहसास, गुजरात के हैं, हम्म, सूरत के। तो ओके वो आए थे, वो एक गजल संध्या चैनल चलाते हैं यूट्यूब का, उसमें कविताएं वगैरह ओके, डालते, तो वो उस प्रोग्राम का हिस्सा थे, उसमें आमंत्रित थे। अच्छा, तो इस वजह से उन्होंने वीडियो बनाए सबके, तो मेरा भी वीडियो बन गया। और इधर प्रमोद ओके, तिवारी दादा का शुरुआत हुआ अरे था हाँ हाँ, अरे वाह, हाँ, 2018 की ही, हाँ, शायद चार 17 साल की पहले, बात है। हाँ 17 17 की की बात चार, है। हाँ तो 7 साल हो गए। हाँ, जी, उस प्रमोद तिवारी। उनकी याद में एक प्रोग्राम दिल्ली में संदीप सर हैं, वो शायर हैं, तो उन्होंने रखा था, एक प्रतियोगिता आयोजित कराई। तो मैं यहाँ पे अच्छा, मतलब जो लोग देख रहे हैं, जो नए लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनके लिए कह रहा हूँ। तो उन्होंने एक जी प्रतियोगिता जी, आयोजित कराई, और उस प्रतियोगिता में मैंने भी अपना वीडियो भेजा, तो वो सिलेक्ट अच्छा, हो गया। और वहां से 6 लोगों अरे का वाह, एक 6 लोगों को मंच पे बुलाया गया। सुबोध बाजपेयी थे, हाँ, वंदना श्रीवास्तव, एक दो लोग और थे, विश्वनाथ बिस्व था। तो इन लोगों का हुआ। उसके बाद वहां पे भी अच्छा मतलब प्रोग्राम रहा मेरा। तो उन्हीं ने एक बार समाचार प्लस में मौका एक मिला, तो मैं समाचार प्लस पे पहुंचा। समाचार प्लस के बाद उसके अच्छा, बाद 2-3 एपिसोड समाचार प्लस पे लगातार किए, और वहां पे मतलब एक तरीके से अच्छा, फेमिलियर हो गया, तो सारा स्टाफ, सारे चैनल वाले सभी लोग जानने लगे थे। और उसका हर जानने लगे, प्रोग्राम में सबसे पहला नाम मेरा ही रहता था, मतलब ये रहता था कि अवनीश को अच्छा, रख लो, उसके बाद टीम बना लो। तो अच्छा, वहां पे अच्छा, सब अच्छा हाँ, लगने लगा। उसके बाद फिर सूर्य समाचार, फिर जी न्यूज पे गया, फिर न्यूज 18 पे गया, फिर उसके बाद न्यूज 18 पे लगातार मतलब फिर प्रोग्राम रहे। तो फिर जो तो छा पैनल गए है आप, कवियों का आपको हम उसमें, देखते रहते हैं, हाँ, बहुत जी, बहुत सारे उस चैनल्स पे पैनल में देखते हैं। शामिल हो गया। अच्छा, मुझे और ये बस। जी। जी जी, बहुत बहुत अच्छी जर्नी है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अभी किससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए कि भाई इसकी रचना सुन के मैं अभी लिखना सीखूंगा? जैसे मेरा है, मैं 12 साल का था, मैं हरिओम पवार से बहुत प्रभावित हुआ, और मैंने 12 साल की जी। उम्र में तभी से लिखना शुरू कर दिया था, हरिओम पवार को देखता था मैं। तो आपको ऐसा पहली बार कब कैसे ऐसा कोई कवि देख सुना होगा आपने कि जिससे लगा होगा नहीं नहीं मुझे लिख देना है और मैं लिखूंगा और ऐसा ही बनूंगा, आगे चल के इतना ही बड़ा कवि बनूंगा? ऐसे कौन थे वो कवि, कौन थे? मैं सही बताऊं, मैं बहुत कम सुनता हूं किसी को भी। मैं ऐसा अच्छा कोई, अच्छा, जैसे आपने कहा कि 12 साल की उम्र में, तो मैं आपको सही बताऊं, हाँ, मैं 28 साल की उम्र तक मैं, मुझे कविता से कोई रिलेशन नहीं था। अच्छा मैं सुनता भी नहीं था अच्छा किसी अच्छा को। हाँ, मैंने लिखना अच्छा, अभी शुरू किया लगभग 3, 3.5 साल, 4 साल हुए, जिसमें ये कोविड का 1.5 साल शामिल है।
तो अच्छा अच्छा उससे अच्छा पहले अच्छा। मैंने, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहले से मतलब बहुत ज्यादा कोशिश करता रहा हूँ या सुनता रहा हूँ और अभी लिखना शुरू किया, ऐसा नहीं है। मुझे अचानक से ही मतलब 4 साल पहले लगभग एक मन में ये बात हुई, और जो मैंने कहा कि जैसे चमक दमक आप कह सकते हो ना, कि हाँ मंच पर हाँ जाते हैं, लोग हाँ, पहचानते हैं, और हम्म, ये सब टीवी चैनल वगैरह, तो ये मैं मतलब ईमानदारी से कहता हूँ कि मुझे हाँ हाँ किसी से, आप कह रहे हो जैसे प्रेरणा किससे मिली, तो प्रेरणा इस तरीके से नहीं, लेकिन मुझे मतलब मंच पर आना था कि हाँ एक, और शायद छुपी हुई प्रतिभा थी, ये भी कह सकते हैं आप। मैंने मतलब हाँ, कभी हिडन इसका यूज नहीं किया। हाँ, बस ये था कि कॉलेज एक्सप्लोर टाइम में नहीं कर मैं पाए और डिबेट, हाँ, कॉलेज टाइम में मैं डिबेट वगैरह में थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहता था, और डिबेट अच्छी खासी में मतलब हाँ लगातार रूल करता था कॉलेज पे। तो लगातार डिबेट में रहता हाँ, था, तो बोलना आता था मुझे मंच पर, मंच का डर नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर झिझक क्रिएशन, झिझक नहीं थी। ऊपर वाले की, हाँ, झिझक नहीं थी, ऊपर वाले की कृपा, शारदा माँ की कृपा है कि क्रिएशन भी धीरे धीरे होती रही। और थोड़ा सा मैं इस वजह बहुत से भी बढ़िया। किसी को नहीं सुनता हूँ। से भाई एक बहुत अच्छी हम्म, बात, आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं अपने बारे में, मैं कोशिश ये करता हूँ हाँ कि किसी को भी ना सुनूं। हम्म, इसके पीछे रीजन ये है कि अगर जैसे मैं किसी, जैसे आप कह रहे हो, मैं पवार जी को सुनता हूँ, बहुत हम्म, प्रेरित हुआ। पवार जी नो डाउट सभी सुनता के था हाँ। प्रेरणा स्रोत हैं, नए कवियों के लिए अच्छा लिखते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म, लेकिन मैं इस वजह से बचता हूँ किसी को भी सुनने से, मैं चाहता हूँ कि मेरे ऊपर किसी का इफेक्ट ना पड़े। अदरवाइज बिल्कुल मतलब लोग कहीं ये ना करने लगे कि कॉपी करते हैं उनको, या उनकी तरह से पढ़ते हैं, या उनकी रचनाएं हैं। तो ये भी कई बार हम्म, एक आता है कि, तो इस वजह से मैं सोचता हूँ कि बचूं इन सबसे, और अपना जो दिमाग में आता है, हाँ ये है, हेल्प लेते हैं, सभी लोग लेते हैं, मैं भी जैसे कुछ लोगों से कभी लिखा, तो कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनको मैं सबसे पहले भेजता हूँ अपनी वो लिखी हुई हाँ, कविताएं। तो उनसे कुछ प्रतिक्रिया मिलती है, और ईमानदारी से भेजता हूँ, सबको नहीं इस तरीके से। लेकिन जैसे गीतकारों में जब मैं कोई गीत लिखता हूँ, तो राजस्थान में है जो रमेश शर्मा जी, मतलब हाँ, मेरे बहुत फेवरेट हैं। उनसे बाद में हाँ, मिला अभी कुछ से 1-2 साल में, मेरे बहुत फेवरेट हैं। और मतलब मेरे लिए इंसान सबसे पहली चीज है। कभी अच्छा हो या ना बिल्कुल हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसान कोई कैसा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको ये बात मैं बताऊं कि कभी जैसे कोई नया लड़का लिख रहा है, अच्छा नहीं लिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा लिखने लगेगा। मैं आज जो लिख रहा हूँ, या आप जो आज लिख रहे हो 2021 में, आप 2 साल बाद देखोगे 2023 में, तो सोचोगे 2021 में तो बहुत बुरा लिखता था। तो क्या है कि हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अच्छा लिखते जा रहे हैं, हर कोई है, मतलब प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन बस बात वही है कि अगर कोई अच्छा ना हो, अच्छा ना लिख बिल्कुल पाता बिल्कुल हो, वो अच्छा प्रैक्टिस। लिखने लग सकता है। लेकिन जो इंसान सही नहीं है, वो इंसान सही नहीं बन सकता कुछ टाइम बाद। कभी अच्छा बन सकता है, लेकिन जो बिल्कुल इंसान सही अंदर कह से रहे खराब है, वो अंदर, हो। है ना। तो मैं हाँ कवियों से ज्यादा ये देखता हूँ कि इंसान कोई कैसा है। जी। बिल्कुल। और एक अच्छा इंसान ही अच्छी कविता लिखता है। दूसरी बात ये मानता हूं मैं कि दूसरे कवियों को पढ़ना और सुनना थोड़ा जरूरी इसलिए भी है कि हम ये जान पाते हैं कि क्या शब्दावली यूज होती है, क्या किस तरह से विधाएं उन्होंने इस्तेमाल की हैं। जरूरी नहीं है कि हम उनकी कॉपी करने लगे, क्योंकि हाँ कई बार हमें इन चीजों हाँ, का ज्ञान उन्हीं से होता है कि भाई हम जितना पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा फील्ड ऐसा है ये हम जो जिस रचनाकार जो होते हैं, रचनाकारों को बिना पढ़े और बिना सुने तो फिर आपको आगे एक्सप्लोर कैसे करेंगे अपने आप को, जो जो आपको अपने आप को भी तो आगे बनाना है। तो मैं ये मानता हूं कि शब्दावली चुनना और उनकी शैली, भाषा शैली को हाँ, पकड़ना और उस ओज को समझ पाना कि भाई कितना ओज मुझे लाना है अपनी रचनाओं में, वॉल्यूम कहाँ तक कितना सेट करना है, तो वो बिल्कुल चीजें हम बिल्कुल सीख बिल्कुल। सकते हैं। अच्छा नहीं, मैं बिल्कुल आपसे, बिल्कुल। जी हम्म। जी। मैं आपसे अभी अभी चाहूंगा कि आप एक कोई अपनी पसंदीदा रचना कोई हमें सुनाएं। और आप जिस भी शैली में सुनाना चाहें, गीत, छंद, या जो भी आपको अच्छा लगे, या हास्य में कोई सुनाना चाहें, आप एक कोई रचना सुनाएं हमें। पहले मैं फिर वही सुना आगे देता हूँ जो भी प्रश्नों आपने का सिलसिला शुरुआत चालू करी करेंगे। थी, द्रोण वाली। जी जी, तो वही मैं सुना बिल्कुल देता बिल्कुल, हूँ। वो बहुत कमाल की हालांकि रचना। इसमें, मैंने अपने ग्रुप में डाली वो, तो सब लोगों ने तारीफ की, उसमें 80% लोगों ने तारीफ की, बहुत बहुत शिव बढ़िया भाई, रचना है। लेकिन इसके लिए मैं पहले से माफी मांग लूँ, ये गणाक्षी छंद है। हाँ हालांकि हाँ, इसमें थोड़ा सा अच्छा, गड़बड़ है, शिल्प के मामले में अगर देखा हाँ जाए, तो 16 की जगह हाँ 17 भी हो रहे हैं। तो वो हाँ उसको हाँ, अलग रखते हुए, द्रोण के मृत्यु के बाद द्रोण की आत्मा या उनका कटा हुआ शीश प्रश्न कर रही है कृष्ण से। कृष्ण जी द्रोण से। के कटे हुए शीश ने किया ये प्रश्न, वासुदेव मेरा अपराध तो बताते तुम, क्या जानते बात। थे बल से तो मुझे जीत पाओगे ना।
जानते थे बल से तुम मुझे जीत पाओगे ना, मरता नहीं मैं यदि छल ना रचाते तुम। वो क्या तो बात, रही क्या बात बात। ऐसी कि बात पूरी सुनी नहीं, सुन लेता बात यदि शंख ना बजाते तुम, सुन लेता बात यदि शंख ना बजाते तुम। तो कृष्ण बोले स्वांग ये रचाता नहीं मैं भी द्रोण, अपराध पहले ही यदि जान जाते तुम। अब कृष्ण का जवाब सुनना आप पूरा। जी न्याय जी की दुहाई देते लाज करो द्रोण कुछ, आज मेरे जी, न्याय को ही पाप में गिनाते तुम। और इतने क्या ही बात है। न्याय प्रिय होते गर स्वयं तुम, तो एकलव्य का अंगूठा नहीं कटवाते तुम। और बिल्कुल, बहुत द्रौपदी सुंदर, की भी बहुत सुंदर। पुकार कानों पे पड़ी तो होगी, रहे बधिरों हाँ के हाँ, किरदार को निभाते तुम। कृष्ण निभाते उनसे ये तुम कहना जी। चाहते कि तुमने सुना तो सब कुछ, सुना तो सब कुछ अश्वत्थामा है, वाली बात किया भी कुछ सुनी, नहीं। लेकिन तुम्हारे दिमाग तक बिल्कुल, नहीं पहुंची वो बात। बिल्कुल, द्रौपदी की बिल्कुल, भी पुकार कानों पे पड़ी तो होगी, रहे बधिरों के किरदार को निभाते तुम। क्या एकलव्य बात को है। सुनाना न द्रौपदी की चीख सुनी, तो अश्वत्थामा वाली बात कैसे सुन पाते तुम। कैसे तो सिखाते तुम, अश्वत्थामा बिल्कुल, वाली बहुत बात सुंदर, कैसे सुन पाते तुम। कैसे, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इसको आगे बढ़ाने का नहीं सोचा, और थोड़ा आगे बढ़ सकती है ये तो, या सिर्फ इतना ही कन्वर्सेशन का? नहीं नहीं, ये कन्वर्सेशन जैसे द्रोण और कृष्ण के बीच में, ऐसे ही कर्ण और कृष्ण के बीच में, ये अलग अच्छा। अलग पात्रों के बीच में कर्ण भी हाँ, देखो क्या है कि महाभारत में इस तरफ भी बड़े बड़े योद्धा थे, भीष्म पितामह चाहे कोई बिल्कुल, भी, बिल्कुल। एक कर्ण थे, है ना। तो ये सब लोग भी धर्म का साथ दे रहे थे, इसलिए इनको वीर गति प्राप्त हुई। तो यही एक अपना सवाल, अपना पक्ष रख रहे हैं और कृष्ण उसका जवाब दे रहे हैं कि किस वजह से उन्हें मृत्यु मिली। बिल्कुल। हालांकि अगर देखा जाए तो छल सभी के हाँ, साथ हुआ, कर्ण के साथ भी छल हुआ। तो सबके उस साथ छल होगा। को बिल्कुल, क्लियरफाई बिल्कुल। कर रहे हैं कि ये सही था या गलत था। ये बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सुंदर रचना है। और मैं मतलब इस एक कुछ रचनाएँ होती हैं जिससे ये समझ में आता है, एक ही रचना बता देती है कि किस रचनाकार में कितना दम है, और कितना कितना मतलब किस तरह का रचनाकार है वो। तो ये मैं आपकी वो फेसबुक जब प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे नज़र आ गई है। अच्छा, अब आप जी मुझे जी। ये बताइए कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अपने नए रचनाकारों के लिए कि अभी नए जो अभी नए कवि आ रहे हैं जितने भी अभी, या तो आप जी आपके समकक्ष और आपके जो अभी जैसे, उनमें आप किनको पसंद करते हैं? जैसे अभी बहुत सारे नए आए हुए हैं, नए लड़के आए हुए हैं जो मंच पे हैं, जो मंच से पाठ कर रहे हैं, उनमें कौन कौन पसंद? हाँ 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 बिल्कुल। तो ऐसे नाम होंगे लेना आपसे मंच पे मतलब आपके साथ ही पाठ करते होंगे, लोग बहुत सारे हैं, आपके साथ भी पाठ मतलब करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब बस ये है थोड़ा सा, जैसे जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ उनके नाम ले सकता हूँ, वरना हाँ, देश भर में बहुत नए नए लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मतलब आप ये बहुत समझो अच्छा लिख रहे कि हैं। धूम मचाए हुए हैं। जैसे मेरे इटावा में ही दो लोग, हम्म, जैसे एक देवेंद्र प्रताप और राम बथावर, ये मेरे इटावा से ही है, और राम दोनों बदावर, ही हाँ गजब का हाँ ओज हाँ। लिखते हैं। आपने सुना होगा निश्चित तौर पे उनका वीडियो। तो आप राम देखिए जो बदावर को भी सुना नए है लोग मैंने। आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया जबरदस्त। आप देवेंद्र प्रताप को भी सुनिए, बहुत बढ़िया छंद लिखते हैं। हम्म। तो जो नए लोग आ रहे एक हैं, चाहे धर्मेंद्र वो चौहान है आज के, आपके इधर, नेटावा के शायद वो भी। धर्मेंद्र चौहान तो नहीं, गौरव चौहान है। गौरव चौहान, सॉरी, हाँ गौरव चौहान, हाँ सॉरी। हाँ हाँ गौरव चौहान। गौरव हाँ चौहान। वो हमारे टाबाई के हैं, हाँ और मतलब गर्व का हाँ विषय है। और जबरदस्त लपेटे में नेताजी में भी वो हास्य भी हाँ पढ़ते हैं, हाँ और वीरस तो गजब का है ही। उनका सबसे ज्यादा वायरल होने वाले कवि हैं, इटावा से हैं, ये बड़ी हाँ बात है हमारे लिए। इटावा में हमारे काफी हाँ मतलब अच्छे अच्छे कवि, मतलब आप ये समझो अपने आप में जो ग्रंथ हैं जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कवि कमलेश शर्मा, कुमार मनोज जी, आपने उनका जरूर सुना होगा। हरिओम पवार जी भी उनकी पंक्तियां कोट करते हैं, जो एक बिल्कुल, वो कि बिल्कुल। मेरे घर की तो रोटियां चली गई, ये वाला छंद है ना। राजीव राज, डॉक्टर राजीव राज, वो हमारे टावई के हैं। राजीव और राज, हाँ। अच्छा, और हाँ अच्छा, इटावा तो अगर बहुत फेमस आप रहा है ये, कवियों के मामले में, बहुत फेमस रहा है। बिल्कुल, गोपाल दास इटावा नीरज, बहुत नाम रहा है इटावा में शुरू से। हाँ, वन गोपाल एंड दास ओनली नीरज, वहां गोपाल शिफ्ट दास हो गए नीरज। अलीगढ़। तो बस जी बस जी। यही यही मैं कहना चाहूँ। हाँ, आप जो पहली चीज, पहले आपने जो सवाल पूछा इटावा के कवियों की बात चली, तो वो मुझे याद आया। आपने जैसे कहा कि आप किसको सुनकर प्रभावित हुए, तो मैं कवि हाँ बोलो। की बात अगर ना कीजिए, केवल छंद, मुझे एक छंद जो मैंने डिबेट में याद किया था, एक डिबेट 9th क्लास में मैंने पढ़ी थी, हम्म, तो उस डिबेट में मैंने एक हाँ, छंद याद किया था। और अच्छा मजे की बात यह है, मुझे उस समय ये नहीं पता था कि ये छंद है, मतलब घनाक्षरी इसको बोलते हैं। अच्छा। हाँ मुझे हाँ, 4 लाइनें छंदा। इस तरीके से याद थी, तो वो मैंने याद बिल्कुल। कर ली थी, और उसको मैंने डिबेट में यूज किया था। वो मैं यहाँ पर अच्छा, छंद आपको सुनाऊंगा भी। बहुत बिल्कुल बिल्कुल मजेदार बिल्कुल। छंद है, आप सुनना इसको। हमारे बिल्कुल। इटावा में शिशुपाल सिंह शिशु जी एक कवि थे, हाँ, और शिशुपाल सिंह, मतलब हाँ। अस्थमा उनकी मृत्यु हुई।
उनका एक छंद बहुत प्रिय छंद है मेरा, चाहे हो वे प्यारे से भी प्यारे की वियोग व्यथा, चाहे मर जाने का भी शोक सहना पड़े, और चाहे क्या तीनों बात तापों में महान यातना के साथ सुकुमार तन और मन दहना पड़े, चाहे क्या बात ऊंचे गिरी से भी नीचे गिरना हो शिशु, चाहे भारी सिंधु में अकेले बहना पड़े, चाहे ऊंचे गिरी से भी नीचे गिरना हो शिशु, गिरना चाहे पड़े। भारी सिंधु में अकेले बहना पड़े, किंतु आंख नीची कर नीचों के रहे जो नीचे, नाक ऐसे नीच के न नीचे रहना पड़े। क्या बात ये है, क्या बात है। ये छंद बहुत मतलब बहुत ये आप आपको समझो कि मेरी पूरी यात्रा का बेस ये छंद है। मतलब वाह, मैंने इसको लिखा बहुत और सुंदर। इसी की लय पर मैंने कुछ और मतलब कविताएं लिखी। तो बाद में जब मुझे मतलब मैंने चेक किया तब बाद में पता चला कि यहाँ गणाक्षरी इसी को बोलते हैं। मैंने अच्छा। इसी की पैरोडी तौर पे एक छंद और लिखा था, आपको मैं सुनाता हूँ, हाँ, शुरुआती छंदों में से है हाँ, मेरा, जिसमें मैंने ये कहा था बिल्कुल, कि हर आदमी एक वहम पाले हुए मन में, जिसका नाम है अहम। हर किसी को लगता है कि हाँ, मेरे हाँ, बिना ये दुनिया चलेगी ही नहीं, और बिल्कुल, जबकि बिल्कुल, किसी की कुछ भी औकात नहीं है। औकात नहीं हकीकत है, ये हाँ। है ना ये भाई। कोरोना जैसे ने बता दिया, हाँ, हाँ, जैसे आप किसी को बुलाओ, जैसे हाँ, आप किसी को अपने प्रोग्राम में या अपने चैनल पर बुलाते हो, और वो ये सोच रहा है कि अरे मैं नहीं जाऊंगा, है मतलब मुझे नहीं हाँ, बुलाएंगे तो जैसे इनका काम नहीं चलेगा, हाँ, इसलिए बार बार मुझे हाँ, बुला, हाँ, तो हर या मेरे बिल्कुल, बिना ये कॉलेज नहीं चलेगा, मेरे बिना ये पार्टी नहीं चलेगी, बिल्कुल, हर किसी को एक घमंड रहता है। सही बात, तो उस घमंड बिल्कुल, को मैंने लिखा कि एक पेड़ को प्रतीक लिया, उसमें 3 अवयव हैं, जड़, डालियां और फूल। तीनों को लगता है कि पेड़ का अस्तित्व मेरी वजह से है, और हकीकत हाँ, क्या, हाँ, वो चौथी पंक्ति में है। तो वो मैंने लिखा था कि जड़ बोली मेरे ही सहारे रहते हैं सारे, मैं हिलूं तो पूरा पूरा पौधा हिल जाएगा। डालियों क्या ने बात, अपनी भी कीमत बताई, बोली मुझ बिन रूप कौन तुझको दिलाएगा। फूल वाह, वाह, बोला मुझ वाह, बिन देखे ना तुम्हें तो कोई, फूल बोला मुझ बिन देखे ना तुम्हें तो कोई, इतना कौन तुम्हें तो तुझे मुझ बिन देखने को आएगा, कौन तुझे क्या मुझ बात, बिन देखने को आएगा। देखने को और आएगा। माटी चुपचाप मुस्कुराती हुई सुन रही, माटी चुपचाप मुस्कुराती हुई सुन रही, बोली हर कोई मुझ में ही मिल जाएगा। आय हाय हकीकत हाय, ये वाह है, वाह, कमाल, हकीकत ये बड़ा है। सही बात है, तो ये यथार्थ, मैंने कुछ, एकदम यथार्थ है। जी, धन्यवाद धन्यवाद, ये मैंने कुछ छंद लिखे थे उसी शिशु जी के छंद को पैरोडी करके, और बाद में फिर मैंने छंद लिखा। और नए कवियों में बहुत जबरदस्त संभावना है, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं मेरे साथ के। मैं भी बहुत ज्यादा अपने आप को पुराना नहीं मानता, क्योंकि लिखने वाले जब भले ही उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस में कई ऐसे हैं जो मुझसे बड़े हैं, जो 5-5, 6 से 8-8, 10-10 साल से लिख रहे हैं। तो मैं मतलब बड़ा खुश भी, अच्छा भी लगता है। आगरा में एलेश अवस्थी है, चाहे आपके आकाश उमंग है, शिवम मतगामी, हरन कुशवाहा, ऐसा कई ऐसे नाम है। सबको मैं नहीं जानता ये हूँ मतलब पर्सनली, इसलिए जी। ये अभी अभी ये जो है, ये अमन अक्षर आए हैं, ये गजेंद्र बिल्कुल प्रियांशु, ये कमाल का लिख रहे हैं आजकल जो है। इन्होंने एक एक बिल्कुल दो दो बिल्कुल। रचनाएं ऐसी लिख दी, सिग्नेचर पोइम लिख दी, जिन्होंने जिनका जो है अभी अमन अक्षर की जो राम के ऊपर और वो जानकी के ऊपर जो दो रचनाएं वो हैं, राम वो कथा में कमाल की लिख। हाँ, बिल्कुल। बस बस हाँ, यही चीज है, जैसे क्या होता है कि मतलब एक रचना आपको जिंदगी भर आपको मतलब, जैसे कहते हैं कि जिंदगी भर के लिए एक आपकी व्यवस्था हो गई। बिल्कुल एक एक चीज व्यवस्था हो से, गई एक एक है। रचना से लोग पूरी जिंदगी काट लेते हैं मंचों पर। बिल्कुल तो बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये कभी भी आपकी कलम से निकल सकता है। हो दिल सकता है कभी आप भी निकल। शुरुआत में लिख रहे हो, शुरुआत में ही अच्छा कोई गीत निकल के आ जाए, या आप लिखते जा रहे हो 10 साल बाद कोई नई चीज निकल कर आए। तो इंतजार करना चाहिए इस बात का कि कब आप बिल्कुल बिल्कुल कुछ हमने अच्छा लिखें। जी, हमने फारूक जी सरल जी का इंटरव्यू किया लास्ट उसमें, तो फारूक सरल साहब भी यही कह रहे थे कि आप लिखते रहिए, कंटिन्यूअस आप लिखते रहिए, पता नहीं कब कौन सी रचना ऐसी निकल जाएगी कि जिसपे आप ही बिल्कुल गर्व करेंगे कि मैंने क्या लिख दिया है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपको उसके बिल्कुल। लिए क्या करना है कि लिखते रहना चाहिए। जो तो नए लोग हैं, आप जो शुरुआत कर रहे जी, हैं, बिल्कुल उनसे भी यही मैं कहूंगा कि आप लिखते रहो, है ना। और उसमें क्या है कि कभी भी कुछ भी ऊपर वाला आपको सरस्वती माँ कुछ ऐसी कृपा कर देंगी, किसी भी दिन कर सकती हैं कि आप कुछ बेहतरीन लिख दोगे, और फिर बेहतरीन लिखते उसी हैं। उन्हीं पंक्तियों से आप जाने जाओगे आगे। तो बिल्कुल बिल्कुल लिखना लगातार जारी रखिए, कभी भी कुछ, और हमेशा अच्छा ही लिखते चले जाओगे आप, ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल जी सही बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि आप अभी जैसे कि हास्य लिखते हैं, तो हास्य में कोई कोई रचना एक हास्य की हमें हम सुनना चाहेंगे, आपकी हास्य व्यंग करते हैं आप, जैसे बिल्कुल बिल्कुल। नेताजी लपेटे में आपने कहा। वैसे तो जो लपेटे में नेताजी में जो शो होता है, उसमें तो ये होता है कि तात्कालिक विषय होते हैं,
हर हफ्ते के बिल्कुल। विषय अलग अलग होते हैं। तो मैं हाँ, अधिकतर अलग-अलग होते तात्कालिक लिखता हूँ और बाकायदा पार्टियों का और नेताओं का नाम लेके पढ़ता हूँ। इसके अलावा हैं। मैं जैसे एक आपको छंद सुनाता हूँ, बिल्कुल, जो बिल्कुल। स्वागत है। साधारण मैं जी, एक आपने देखा होगा यहाँ से ये छंद आया कि अ, घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जैसे पापा या बाबा, ये लोग बच्चों से कहते हैं कि दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। हाँ, ये हाँ। कॉमन इशू है, आपने देखा होगा सब जगह। तो बिल्कुल, बिल्कुल। उसके लिए मैंने एक छंद लिखा कि जैसे पिताजी बटन वाला मोबाइल चलाते हैं, तो वो हुँ, डांट रहे हैं और उसके बाद फिर क्या मैंने किया कि हुँ। मेरे पापा दिन भर डांटते ही रहते थे, मेरे पापा दिन भर डांटते ही रहते थे कि साहबजादे पूरा दिन फोन में खपाते हैं, और हम तो बटन वाले फोन को भी दिन भर कभी कभी दो दो दिन हाथ ना लगाते हैं। नहीं तो लगाते। मैंने क्या किया बात! काम ऐसा, ऐसे ही डांटते हैं ना। तो मैंने हाँ, किया बिल्कुल, बिल्कुल काम सही है। ऐसा, मैंने की अब उपाय भी सुनो आप। तो मैंने किया काम ऐसा कि अब शांत रहते हैं, पापा अब नहीं मुझ पर चिल्लाते हैं, एक हाँ, एंड्रॉयड लाके पापा को भी दे दिया है, वो भी अब दिन भर फोन ही चलाते हैं। फ़ोन ही तो चलाते हैं, सही बात है। ये उपाय सही है। ये उपाय तो ये उनको बिल्कुल, भी एक अभी एंड्रॉयड पकड़ा दो, उसके बाद वो भी बिल्कुल, बिल्कुल। भूल हाँ, जाएंगे जी। और अभी अभी तो ये ऐसा चल गया है ये फ़ोन, मोबाइल फ़ोन के कि बुज़ुर्ग लोगों को भी मिल गया है, तो वो भी छोड़ते नहीं है, लगे रहते हैं, अपना खाना-पीना खाया, फिर बस लेके बस बैठ गए बस जी मोबाइल। जी जी जी। तो हाँ, यही उपाय है अगर तो किसी को आपको जी। हाँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप लिख रहे हैं 3-4 साल तो हो गए और आप दुनिया मतलब पूरे देश में आप मंचों से भी पढ़ते हैं और चैनल्स पे भी पढ़ते हैं। तो मुझे ये बताइए नए रचनाकारों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि ये जो 4 लाइन उल्टी-सीधी जिस जिस तरह से वो लिखते हैं जैसे कि कविता के लिए ये कहा जाता है कि कविता एक भाव है, ठीक है? कविता हम्म, आपकी फीलिंग्स है। तो बिल्कुल। जैसे हमने 4 लाइन कुछ भी मन में आया और लिख दिया। तो क्या हम्म, वहीं तक सीमित रह जाना चाहिए या हमें विधाओं का भी जानना ज़रूरी है? और अगर विधाओं का जानना ज़रूरी है, तो क्यों जानना ज़रूरी है? जैसे आजकल के लोगों से बिल्कुल हमारा ये आर्गुमेंट हो जाता है, वो कहते हैं कि नहीं साहब कविता जी, तो गद्य में भी पढ़ी जा सकती है और कविता तो ये भी है बिल्कुल। जो हमने 4 लाइन लिख दी, चाहे वो मीटर में है, चाहे वो बहर में है, चाहे वो मात्राओं में है या नहीं है। वो उसको ही कविता हम्म, मानते हैं और वो आगे कुछ सीखना नहीं चाहते। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपको क्या लगता है कि विधाएँ सीखना ज़रूरी हैं या सिर्फ़ जो वो लिखते हैं जिस तरह का कच्चा कच्चा जो लिखना जानते हैं 4 लाइन उल्टी-सीधी लिख दी या वही कविता है और उसी में उनको संतुष्ट हो जाना चाहिए? आप क्या समझते हैं? जी। मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसको जो मैं अब बताने जा रहा हूँ बात को, क्योंकि मैं उस पीढ़ी उस दौर में हूँ जहाँ पर नए नए लड़कों से भी जुड़ा हूँ और जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी लगातार हाँ, टच में हूँ। मैं चाहता हूँ इसको आप अलग से सेपरेट करके अलग से वीडियो डालना जो मैं अभी बात बताने वाला हूँ। हाँ, हाँ। देखिए, जो आपने कहा कि विधाओं का ज्ञान होना चाहिए या नहीं, ये सब चीजें दरअसल जब से ओपन माइक आ गए हैं, तो तब से हाँ, क्या है कि आप कुछ भी लिख रहे हो और उसको ओपन माइक पे डालते हो और उसके बाद क्या होता है उसमें व्यूज आते हैं कई सारे, आप देखोगे मिलियन में व्यू पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल, क्या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, व्यूज पैसे से भी आते हैं, सब्सक्राइबर और बिल्कुल। व्यूअर आप बढ़ा सकते हो पैसे से। ओपन माइक में लोगों का एक तो नए लोगों का एकदम से अट्रैक्शन उन्होंने खींचा है कि ओपन माइक में जाते हैं और वहां पे आप कुछ भी सुनाते हो उसको वाहवाही ही मिली आपको, चाहे जो भी आप मिल ही सुनाते जाती हो। है। अब हाँ, जो नए लोग लिखना चाह रहे हैं जो विधाओं का है, सबसे पहली चीज तो कविता जैसे कवि हृदय होना बहुत जरूरी है। आपके अंदर फीलिंग्स होनी चाहिए, मतलब आप या तो मोटिवेशन कर सकते हो किसी को, तो आप उत्साह जो स्थायी भाव होता है, अगर आप किसी को उत्साहित कर सकते हो तो ही आप वीर रस के कवि हो। या आप हमेशा बिल्कुल। अपने आनंद में रहते हो, मौज में रहते हो, तो आप हास्य रस के कवि हो। या आज से आप बिल्कुल। हाँ या फिर आप प्रकृति से और बड़ा जो रति भाव होता है उनसे जुड़े हैं, तो इस तरीके से कवि एक हृदय होना जरूरी है। अब बिल्कुल। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट चीज है कि पहली चीज तो ये कि कविता बाद में नहीं आई है, पहले मतलब ऐसा नहीं है कि पहले नियम आए, कविता पहले आई उसके बाद फिर नियम बनाए गए। नियम बने। पहले बिल्कुल। पहले कविता आई है उसके बाद नियम बनाए गए। तो विधाओं की नॉलेज, छंदों का ज्ञान, ये सब जरूरी है। मेरा मानना ये है कि कविता वही है जो एक लय में गाई जा सकती है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो मेरा कर्णप्रिय हो। मानना है। हाँ, हाँ, तो हाँ कर्णप्रिय हो। हालांकि जो कर्णप्रिय हो। कहते हैं कि बिना बहर के और बिना मात्रा के लिखना ये सब, तो इसमें भी क्या है कि अगर आपकी सबसे को दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप कविता में कहना क्या चाह रहे हो, दूसरा आप कविता में किस तरीके से कह रहे हो। एक होता है भाव, और भाव के अलावा फिर आता है लास्ट में आता है शिल्प।
और ये भी मैं बता दूं कि भाव पहले आता है, शिल्प सबसे लास्ट में आता है। उसके बीच में और भी शब्द वगैरह आप कैसे यूज करते हो, आप बाद कैसे में अपनी बात कह रहे हो, वो अलग है। अगर भाव आपका इतना स्ट्रांग है, जो बात कही जानी चाहिए और मतलब कही ही जानी चाहिए, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो उसको अगर आप मीटर में लेकर, जिसको शिल्प या मात्रा भार कहते हैं, अगर वो आप मीटर में ले जाकर उसको एक कविता बनाकर लोगों के सामने रखते हैं, तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, सीधी सी बात है। लेकिन ज्यादा पड़ेगा। अगर बाई चांस आपकी कोई बात है वो आप मीटर में नहीं कह पा रहे हो, और आपको लगता है ये कविता का भाव इसको जाना चाहिए लोगों तक, तब आप इससे छूट ले सकते हो बिल्कुल कि आप मीटर छोड़ो, आप अतुकांत कविताएं पढ़ो। तो ये बहुत गलत तो नहीं है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल मेरा मानना है बॉस भाई, नागार्जुन जी ने लिखा है, तो वो भी मतलब कविता जबरदस्त कविता है, तो वो है, लेकिन वो हजारों में बल्कि लाखों में कोई एक दो कवि होते हैं। इसका फायदा हाँ, कई ऐसे लोग उठा लेते हैं जो सीखना ही नहीं चाहते। इस सीखना चीज नहीं को आप चाहते, समझना मैं क्या कहना शॉर्टकट के चाह रहा माध्यम से। हूँ। हाँ, जैसे हाँ, मैं समझ किसी ने गया, कहा कि शॉर्टकट जैसे पकड़ते मैं हैं। कविता पढ़ रहा हूँ, मैं अतुकांत कविता पढ़ रहा हूँ, कोई मीटर नहीं, कोई मतलब नहीं उसमें। अब जैसे आपने मुझसे कहा कि ये तो मीटर में नहीं है, ये तो कविता शिल्प की दृष्टि से गलत है, तो मैं कह रहा हूँ अरे क्यों, उसमें गलत क्या, नागार्जुन भी तो लिखते थे। नागार्जुन का हाँ, लेवल बहुत ऊपर था। नागार्जुन इसलिए लिखते थे क्योंकि उनका भाव जो इतना स्ट्रांग था कि उसको मीटर की जरूरत नहीं थी। और नागार्जुन सबसे जो बड़ी बात लिखते यह है थे, कि नागार्जुन जी, जी, नागार्जुन जी और हाँ सूर्यकांत नाग त्रिपाठी निराला दोनों छंदबद्ध लिख चुके थे पहले। उसके बाद उन्होंने ये ये जो छंद यही मुक्त मैं लिखे हैं, यही बाद में मैं कह लिखे रहा हूँ हैं। कि आप वो देख रहे हो, उन्होंने जो कविता लिखी वो स्ट्रांग भाव की थी, वो जानते थे। लेकिन जानते थे, हाँ। आतुकांत इसलिए लिख रहे थे क्योंकि उनका भाव स्ट्रांग था, वो नहीं चाहते थे कि इसमें थोड़ा सा भी बनावट आए। क्योंकि आप अगर बिल्कुल मुक्तक लिखते हो या छंद लिखते हो, उसकी लास्ट की दो लाइनें स्ट्रांग होती हैं, ऊपर की दो लाइनें मिलाई जाती हैं। आप सब बिल्कुल अधिकतर मिलाई जाती मतलब 50% मुक्तकों में ऊपर की दो लाइनों को कोई है। मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो बिल्कुल वो क्या चाहते थे कि एक जो सॉलिड आइटम, जैसे बड़े से लोहे का एक बॉक्स हो, उसको पिघला के बांट बना दिया जाए, तो बांट वजनदार हाँ, होता है। वो बांट को सीधे लेके आए, तो उन्होंने कोई उसमें मतलब कोई भी टच नहीं किया कि मीटर के चक्कर में उनका भाव को बिगाड़ा, उन्होंने सीधे लिख के दे दिया। लेकिन उन्हें नॉलेज थी, फिर भी उन्होंने ऐसा लिखा, तो इसको आप प्रयोग कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप प्रयोग किया सिर्फ उन्होंने। इस वजह से कि आपको छंद पता भी नहीं है, आप छंद पढ़ना भी नहीं चाहते, आपको जानकारी लेनी भी नहीं है, आप आलस्य में हो या आप बचना चाहते हो कि इतनी मेहनत कौन करे, तो अगर आपको कौन करे। छंदों की नॉलेज है, सीधी सी बात, अगर आपको छंदों की नॉलेज है, आपको शिल्प का ज्ञान है, उसके बाद अगर आप अतुकांत लिखते हो तो ये अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी क्योंकि आप बात है, दोनों लिख बिल्कुल। सकते हो। लेकिन अगर दोनों। आपको नॉलेज भी नहीं है और आप जबरदस्ती का आर्ग्यू कर रहे हो कि निराला जी और नागार्जुन जी ऐसा लिखते थे इसलिए हम लिख रहे हैं, तो ये गलत है। तो गलत है, विधाओं बिल्कुल। की और छंदों की नॉलेज, ये बिल्कुल मैं स्पष्ट बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कई बार, जैसे मैं भी हूँ, मैंने आपको एक छंद सुनाया, उसमें गलत था, मैंने आपसे पहले ही बोला कि उसमें 16 की जगह 17 थी मात्रा। तो 17 हो वो गए, इस हाँ। वजह से थी क्योंकि मेरी मजबूरी थी, मैं उसमें शब्द हटा नहीं पा रहा था, उस लाइन में इतना कसा हुआ था, उसमें से अगर एक शब्द भी हटा देता तो पूरी लाइन बिखर जाती। तो मुझे पता है कि हाँ 16 होती हैं, लेकिन मैंने फिर भी 17-18 यूज करी। इस वजह से ये मतलब क्षमा योग्य है, क्षम्य है। अदरवाइज मैं जबरदस्ती उसको जबरदस्ती बना के रख दूं और फिर कहूं नहीं नहीं ये तो सही है, तो वो गलत बात है। तो गलत इस है वजह से मैं कह रहा ये। हूँ कि विधाओं की नॉलेज रखिए, जरूर जरूर, मतलब छंद में क्या होता है, मुक्तक में क्या होता है, और ये सब जरूरी है जानना। उसके बाद अगर आप कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हो तो उसको प्रयोग कह सकते हैं, लेकिन उसको गलत नहीं कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये जी बातें मैं भी समझता हूँ, लेकिन क्या है कि अभी जब मैं कहता हूँ तो वो जो नए पीढ़ी के जो बच्चे आए, वो कहते हैं सर आप तो पुराने हो गए, अभी आपको नहीं पता नए नए युग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो विधाएं पुरानी हो गई। तो मैं उनको समझाता हूँ कि हिंदी साहित्य ही रहेगा। हमारी बिल्कुल ग्रंथ, हमारे रामायण, हमारे ये सब रामचरितमानस ये बदल नहीं जाएंगे। चौपाई, दोहा, छंद और छंदों के 50 प्रकार, वो सब कहीं चले नहीं जाएंगे, सब वो यही बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल और लिखने वाले उसी के बेसिस पे लिखेंगे। अगर मंच से काव्य पाठ करना है तो आपको छंदों की नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए, अदरवाइज आप मंच से काव्य पाठ में तो बनता ही नहीं कि आप जो है। हाँ, ये वहां सही लगता है कि आप लिरिसिस्ट हैं और आप किसी कंपोजर को दे रहे हैं अपने अपने शब्द, वहां पे आपको कोई हाँ विधा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ शब्द देने हैं, कंपोजर कंपोज करेगा, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होता है, फिल्मों में ऐसे ही होता है, बिल्कुल। उनको शब्द देने होते हैं। देखो ऐसा होता है, तो दो वहां चीजें तक होती सही है, है। जैसे दो चीजें होती है, जैसे म्यूजिक पे आप शब्द फिट कर रहे हो, है ना, बिल्कुल, ये वो पहले धुन दे देते हैं, उस पर आपको शब्द फिट करना, वहां पे आपको छूट फिट करनी मिलती है, होगी, आप छूट आसानी मिलती से है। कर सकते हो। जैसे कैफियत
कभी तो खैरियत पूछो, अब उसमें केवल कैफियत हो, खैरियत पूछो, तो ये सब चलता है। लेकिन चलता कई है। बार जो आप लिख रहे हो उसके बाद आपको उसको धुन में जैसे बनाना है, वो तभी अच्छी धुन में बन पाएगी जब उसमें ठीक होगा मीटर। ठीक होगा, मीटर सजन ठीक रे होगा। झूठ मत बोलो, ये क्या है, ये तो मुक्तक है एक तरीके से। मुक्तक की जो 1/2 की धुन एक होती है, 1/2 पे लिखा बिल्कुल गया है। या ना झटको बिल्कुल। जुल्फ से पानी, ये 1/2 पे लिखा ये गया है, भी इसकी बात करें, बाद में उसको धुन बना दिया गया है। बिल्कुल तो ये अगर सही। लिखोगे तो आसानी से धुन बन जाएगी, है ना। तो हाँ, मीटर की जरूरत यही है कि आप जब पढ़ोगे तो उसको गा सकते हो आसानी से। और कविता में गाना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, अगर कविता गाई नहीं जाती बिल्कुल तो अच्छी नहीं लगती। गेयता होनी चाहिए। अब बिल्कुल। इसके बाद मैं आपसे चाहूंगा कि आप कोई और छंद के अलावा कोई और अगर विधा, आप कोई मुक्तक भी अच्छे लिखते हैं आप, तो मुक्तक सुना दें या कोई गीत सुना दें। मैं आपने गीत भी लिखा है एक, अभी कोरोना पे भी एक गीत मैंने शायद आपका देखा था कहीं, कोरोना पे आपने लिखा है एक। वो मैंने लोग मजदूरों के लिए लोग लिखा था। पैदल जा रहे हैं कहीं, जो जो जी लोगों जी ने, जी 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 जी। श्रमिकों ने वो, हाँ किया था, पैदल हाँ मार्च किया था, उस पर लिखा था कुछ। हाँ, हाँ 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 हाँ। वो कोई भी मैंने आपके हिसाब से कोई गीत या मुक्तक सुना दे आप। ठीक है मैं सुनाता हूँ। वो मजदूरों के लिए मैंने लिखा था, उसकी कुछ लाइनें आपको सुना देता हूँ। अ, हाँ उसका देख आपको बढ़िया सी वो चीज। हाँ, ये शुरुआती में, अब तो मरने का डर भी नहीं मानते, रास्तों को भले ही न पहचानते, झुंड में साथ निकले शहर से मगर, झुंड में साथ निकले शहर से मगर, कितने पहुंचेंगे घर तक नहीं जानते, दर्द भी है थकान से भी चूर हूँ, फिर भी चलने को पैदल मैं मजबूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ। इसका एक और बंद, लोग कह रहे थे कि पागल हो क्या जो घर से निकल गए हो, इतनी दूर जा रहे हो, 500 किलोमीटर दूर जाओगे ये सब, और रास्ते भर चलोगे, लोग घरों में रह रहे हो, तुम सड़क पे निकल रहे हो, कोरोना हो जाएगा। तो उसके तर्क में क्या कहता है वो, कि फैल जाए कोरोना नहीं चाहता, खुद भी क्या बीमार होना नहीं चाहता, किंतु मजबूरी मेरी ये परिवार है, किंतु मजबूरी मेरी ये परिवार है, जिनकी लाशें मैं ढोना नहीं नहीं चाहता, चाहता। बाप हूँ एक अभागन का सिंदूर हूँ, हाय बाप हाय। हूँ एक अभागन का सिंदूर हूँ, हाँ मैं मजदूर हूँ, हाँ मैं वाह मजदूर हूँ। वाह वाह और वाह। एक और कह रहे थे कि 800 किलोमीटर दूर चले गए लोग, 600 किलोमीटर दूर हाँ लोग पैदल चले गए, क्यों चले गए, बिल्कुल। उसके पीछे वजह क्या थी, कि दिल्ली में भी तो रह सकते थे, या बड़े शहरों में जो रह रहे हैं वहां पे भी तो रह सकते थे, मुंबई में, अपने गांव 800 किलोमीटर कैसे चल सकता है कोई। तो उसके कैसे पीछे चल एक मैंने लिखा था कि चलना कितना है ये सब भुला कर के मैं, क्या खुद बात है। में खुद की ही हिम्मत जुटा कर के मैं, दिल में अरमा ये पाले चला जा रहा, दिल में अरमा ये पाले चला जा रहा, मरना है तो मरूं गांव जाकर के हर मैं, मरूं। हूँ वाह अकेला यहाँ, हूँ अकेला यहाँ गांव से दूर हूँ, फिर भी चलने को पैदल मैं मजबूर हूँ, हाँ मैं वाह, मैं मजदूर हूँ। मजदूर हूँ। क्या बात है, क्या बात जी। है। बहुत और सुंदर रचना। जी बहुत सुंदर रचना। जी। अब आप अपने मन से सुनाएं, आप जो कह रहे थे सुनाने के लिए, या जो, हाँ अच्छा। बताइए आप जो भी, हाँ जो हाँ, भी सुनाना मुक्तक आप चाहें। कह रहे थे, एक मुक्तक मैं आपको सुनाता हाँ हूँ। हाँ जी हाँ जी। हम्म, हम लेके बैठे उसके लिए जहाँ हथेली पर, क्या बात। चाहेगी तो ला देंगे आसमां हथेली पर, क्या बात। इजहार का जवाब उसने इस तरह दिया, इजहार का जवाब उसने इस तरह दिया, उंगली फिरा के लिख दिया था हाँ हथेली पर, क्या बात। उंगली फिरा के। और एक और था, धरती ये देख ले, आसमां ये देख ले, तेरे बगैर हाल क्या तू आके देख ले,
एक मैं ही हूँ बस तेरे लिए इस जहान में, एक मैं ही क्या हूँ बात। बस तेरे लिए इस जहान में, तुझको न हो यकीन तो आजमा के देख माँ ले, के देख ले, वाह तुझको वाह वाह। न हो ओ यकीन ये तो आजमा के देख आजमा ले। के देख। वाह, बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। एक और मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल। कोशिश ये करता हूँ कि कुछ मतलब हटके हो बात, कुछ अलग चीज हो, या फिर हम्म, मतलब जैसे किसी ने जो आज तक कहा ना हो, या फिर हाँ उस तरीके से ना कहा हो, मतलब जो हम्म, लोग कह चुके हैं। जैसे अगर आप राम पे कुछ लिखना चाहते हो तो बहुत लोग लिख चुके हैं, तो कोशिश हम्म, ये रहती है कि कुछ अलग तरीके से बात कही जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसी तरीके का प्रयोग करने में विश्वास रखता हूँ, कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा कुछ डिफरेंट लिखूं। और यही मैं अपने सभी जो नए साथी आ रहे हैं उनसे भी यही बात कहना चाहूंगा। मैंने हम्म, आपको देखो एक प्रयोग मैंने किया जिसमें बहुत कम लोगों ने लिखा है। हम्म, जैसे एक वो रस होता है विभत्स रस, बीभत्स आपने, रसा। ठीक है, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, घृणा। आपके मन में घृणा। देखिए कविता क्या है, कविता आप में उत्साह भी जगाती है, कविता आप में प्रेम बिल्कुल भाव भी जगाती है, कविता दया भी जगाती है, कविता रुला भी सकती है, हंसा भी सकती है, और बिल्कुल। कविता आपको चिढ़ा भी सकती है, मतलब आपको घृणा भी भाव मन में पैदा कर सकती है। उसी को कहते हैं जो विभत्स रस। तो उस पर भी मैंने एक कविता लिखी, हास्य की एक कविता है, मतलब हास्य भी है उसमें और जुगुप्सा भी है। तो वो बिल्कुल। आपको एक कविता सुनाता हूँ। मेरी कविता ये बड़ी स्वागत फेमस हुई, स्वागत। खासकर महिलाओं स्वागत। में और लड़कियों में खासकर बहुत फेमस हुई। गोलगप्पे पर एक कविता थी मेरी। तो बिल्कुल सुन रही। उसको आप उसके स्वागत। बाद जब आप शायद मैडम वो इंटरव्यू लेती हैं, अगर वो होती तो उनको ज्यादा पसंद आती है आपकी जगह विशाखा मैडम नहीं नहीं, शायद से। वो मैडम, तो उनको मैडम सुन लेंगी वो मैडम। अगर मैडम अगर सुनेंगी या जब भी, तो उन्हीं को समर्पित करता हूँ गोलगप्पे। खासकर लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं, तो मैं दावा करता हूँ आज के बाद जब भी खाएंगी तो मुझे जरूर याद करेंगी। अ, और शायद खाएंगी या फिर खाएंगी नहीं। बिल्कुल। तो सुनिए, हाँ चार लड़कियां हाँ चार हाँ लड़कियां गोलगप्पे के ठेले पर पहुंची, बोली भैया गोलगप्पे खिलाइए। ठेले वाला बोला हाँ ठीक है मैडम इस साइड आइए। तो हाँ। एक बोली वाह पानी कितना स्वादिष्ट, गजब का तीखा। तभी खिलाते खिलाते अचानक ठेले वाला दर्द से चीखा, तुरंत उसने चमचा उठाया पानी चलाने लगा। लड़कियों को लगा कि पानी और तीखा बनाने लगा। तो एक बोली हाँ। चमचा चलाते हैं तो मसाला ऊपर आता है, तो उसे लगा कि पानी और तीखा बनाने लगा। तो एक बोली भैया चमचा ज्यादा मत चलाइए, पानी पहले से ही तीखा है, इसे और तीखा ना बनाइए। तो गुस्से में बोला मैडम आप लोग तो मजे ले रही हो बड़े चाव से, अरे आपको कहाँ मतलब किसी गरीब के घाव से। तब उसने बार बार चमचा चलाने का राज खोला, अपनी कटी हुई उंगली दिखाते हुए बोला मैडम मैं ही जानता हूँ इस दर्द को कैसे संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, दरअसल इस घाव की पट्टी गिर गई है पानी में, चमचे से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये तो सही है। जो मतलब पट्टी लड़के जब निकालने की सुनते हैं कोशिश तो कर उन्हें, रहा लड़के जब सुनते हैं तो उन्हें हास्य पैदा होता है उनके मन में, और जब लड़कियां सुनती है तो उन्हें है। जुगुप्सा पैदा होती है। तो ये मैं कोशिश लेकिन करता हूँ कि ये नई नई चीजें। जी। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इससे इससे कुछ लड़कियों पर असर नहीं पड़ेगा। वो गोल चीज ही ऐसी है कि उतनी टेम्पटिंग है, मैंने एक बार इतना आकर्षित मैंने कर। जहाँ भी सुनाई तो लोग मतलब कहते कि अरे आज के बाद कभी खाएंगे नहीं ये सब। खैर वो हंसी मजाक की बात है। बस कोशिश ये रहती कि नई नई चीजें, विवस्त्र हाँ तो बहुत बिल्कुल कम लिखा गया है, तो इसलिए कोशिश बिल्कुल। करता हूँ कि अलग अलग तरीके से लिखता रहूँ। जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब ये इतना सब अभी आपका क्या कोई प्लान है कि आगे आगे क्या प्लान सोचा है कि भाई इसी लेखन क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है, या कुछ ये साइड साइड एक तरह से साइड का ये बना रखा है आपने कि जब मन ले रखा है इसको, या कैरियर बनाना है इसमें आगे, या क्या क्या आपकी भविष्य की क्या योजना है इसको लेकर, डेफिनेटली लेखन को लेकर? डेफिनेटली ऐसा है कि करियर इसमें बनाना है। अभी फिलहाल उतना कैपेबल नहीं है, शुरुआत हर किसी के साथ में ऐसे ही होता है कि आपको एक साइड में एक इनकम के लिए अपना करना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो बिल्कुल अभी एज ए बिल्कुल। मतलब हॉबी शुरुआत हुई थी, लेकिन मैं इसको कोशिश यही करूंगा कि इसको एक एज ए प्रोफेशन भी तैयार कर सकूं। जिस दिन इतना ज्यादा डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, मतलब ये प्रोफेशनल जैसे अभी अगर जॉब ना होती तो ये लॉकडाउन के पीरियड में तो मतलब आप समझ अरे के हालत खराब हो जाती, है बहुत ना। प्रॉब्लम हो तो इस जाती वजह है। से हाँ जब तक इतना ज्यादा मतलब आत्मनिर्भर कहते हैं आत्मनिर्भर नहीं होता तब तक ये हॉबी के तौर पे काम करता रहूंगा, लेकिन बिल्कुल निश्चित तौर पे प्रोफेशन बनाने की कोशिश हमेशा रहेगी, और होनी भी चाहिए। अगर हॉबी प्रोफेशन बन जाए तो इससे बेहतर क्या हो बिल्कुल। सकता है। आप कुछ मन नहीं, का काम ये कर रहे तो हो, पैसे आपका भी मिले उसके लिए। बिल्कुल और जो लोग कह रहे हैं कि पैशन और पैसे की हॉबी। सेवा के लिए,
यहाँ से भाई एक बात और मैं बोल दूं, जो केवल कहते हैं हमेशा साहित्य की सेवा, और जो ये कहते हैं कि मंच पे जाना और टीवी पे कविता बर्बाद हो रही है, ये सब इस तरीके की बातें जो करते हैं लोग, उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप साहित्य की सेवा कर रहे हैं और अगर उसके लिए आपको कुछ रिफंड मिल रहा है तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है। अगर आप नहीं मंच नहीं, पे कोई जाते हैं, गलत मैं नहीं। मंच पे जाता हूँ या मैं टीवी पे पढ़ता हूँ, अब टीवी पे मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं घनाक्षरी पढ़ता हूँ, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं टीवी पे तो कविता बर्बाद हो रही है। भाई क्यों बर्बाद हो रही है? आप आओ, अच्छी कविता पढ़ के, शुद्ध साहित्यिक कविता पढ़ के, अगर आप टीवी पे जो उन्हें चाहिए, उन्हें जैसे हास्य व्यंग व्यंग चाहिए, उन्हें टीवी पर व्यंग चाहिए उन्हें, ठीक है, या कोई हाँ दूसरा हाँ, प्रोग्राम है, उन्हें कुछ देश पर कोई कविता चाहिए, तो अगर आप अपनी शुद्ध साहित्यिक कविता से उनका उनका भी मोटो पूरा कर रहे हो तो आइए, आप स्वागत है। केवल ये कहने बिल्कुल भर से बिल्कुल कि सर। टीवी पे कविता बर्बाद हो रही, चैनल पे जाने वाले तो ऐसे ही, ऐसे ऐसे थोड़ी। मैं मीनाक्षी पढ़ता नहीं हूँ, नहीं, आप ये वो देखिए। ये वही कह रहे हैं जिनको खुद को मौका नहीं मिल रहा है। बिल्कुल एक्चुअली वो बिल्कुल ये बिल्कुल, वही ये कह रहे होता हैं, है। ये उन्होंने ईर्ष्या में कह रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अगर भाई बिल्कुल अगर मेरे हुनर से मैं कुछ धनोपार्जन कर रहा हूँ, धन कमा रहा हम्म, हूँ, तो इसमें क्या बुरा है? मेरा ही हुनर है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही। कलाकार सब देखो, यही करते हैं ना, हॉबी इसमें क्या और बुरा है? हॉबी और हॉबी आपके प्रोफेशन मिल जाए तो इससे बढ़िया क्या है? भाई पैसा कमाना कुछ नहीं, सभी कोई चाहता है। तो वो सब चाहते हैं, और अच्छा, क्या। और रही बात, जैसे मैं जी न्यूज पे एक बार गया, तो मैंने, आप मेरा वीडियो उठा के देखो, टोटल घनाक्षरी पढ़ी मैंने। हाँ तो टीवी पे हाँ, ऐसा नहीं कि टीवी पे कविता मर रही है, बहुत से लोग चिंता जाहिर करते हैं, है ना। और मंचों पर ये चल रहा है आजकल, मंचों पर वो चल रहा है। भाई मंचों पर क्यों चल रहा है? आप आओ मंच पे, एक उदाहरण स्थापित करो कि शुद्ध साहित्यिक कविता बिल्कुल से भी लोगों को बांधा जा सकता है। पता चला आप भी बिल्कुल कह रहे हो कि बिल्कुल यार ये कविता बेकार है, अब आप आए, आपने एकदम से ऑडियंस में शांति हो गया, ऑडियंस सुनना नहीं चाह रही, तो ये भी एक सुनना नहीं अलग चाहते। इशू है। ये बिल्कुल वाद विवाद बिल्कुल। का विषय है जो हाँ, मतलब गलत रहता है। मुझे कई बार इससे मतलब पीड़ा पहुंचती है इस बातों से। वो अपना जो लक्ष्य है उसकी तरफ बढ़ते रहना चाहिए, और ऐसे तो लोग कहेंगे, लोग पता नहीं क्या क्या कहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल तो वो उन पे ध्यान देने की, अगर उन पे ध्यान देंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब सही मैं बात है। आपसे फिर एक कोई हास्य की रचना के लिए प्रार्थना करूंगा। कोई हास्य की एक रचना और सुनाए, फिर हम कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ेंगे। एक और प्रश्न आपसे पूछूंगा, पर पहले आप एक कोई हास्य की रचना सुना दें हमें। मैं हास्य तो जो मैं तात्कालिक ज्यादा लिखता हूँ, मैं आपको एक गीत हाँ, सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको गीत एक सुना बढ़िया दीजिए। सा गीत सुनाता हूँ। हाँ जी, इसमें गीत आप सुना दीजिए। देखना कि नए प्रयोग हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल, उत्साह का स्वागत गीत है, लोगों को है। मतलब उत्साह प्रदान करेगा, मनोबल बढ़ाएगा उनका। बिल्कुल। तोड़कर तोड़कर लम्हे चुराएंगे, क्या जिंदगी बात है। हम गुनगुनाएंगे। वाह वाह। जिंदगी चाहे तो रोए, जिंदगी चाहे तो रूठे, जिंदगी चाहे तो रोए, पर कुछ भी हो हम मुस्कुराएंगे। मुस्कुराएंगे, वाह वाह, तोड़कर बहुत सुंदर। लम्हे चुराएंगे। बहुत पहला सुंदर। बंद सुनिए, इसमें लोग कहते हैं कि एक जैसे हमारे पूर्वज कह गए हैं कि किसी भी समस्या को उसकी जड़ से खत्म करना चाहिए ताकि वो समस्या दोबारा बिल्कुल ना बिल्कुल, पनपे। दोबारा ना हो, हाँ। और एक तात्कालिक जो होता है कि तात्कालिक जो उसका मतलब व्यवस्था करी जाए उसको खत्म करने की, तो वो राह रोकेंगे जो पत्थर पहले उनसे जूझ लेंगे। आए हैं किन पर्वतों से ये भी उनसे पूछ लेंगे। पूछ उन लेंगे। पर्वतों को ही तराशेंगे और प्रतिमाएं बनाएंगे। बनाएंगे, क्या जिंदगी बात है, हम वेरी ब्यूटीफुल। गुनगुनाएंगे। और एक बहुत मेरा प्रिय बंद ये है, इसमें मैंने कहा जैसे लोग कहते हैं कि अमीरों का बस नहीं चलता, वरना सारे बादल उन्हीं के खेतों में बरस जाएं। बिल्कुल तो बिल्कुल, हाँ अगर बादल आप ले जाओगे तो सूरज देना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं रह हाँ, सकते। तो उस बिल्कुल। पर हम सूरज से काम चलाएंगे कि जानते हैं मेघ तुम जा करके बरसोगे कहाँ, जानते हैं मेघ तुम जा करके बरसोगे कहाँ। हम खड़े मरुथल में हैं तुम सूर्य को भेजो यहाँ, हम खड़े मरुथल में हैं तुम सूर्य को भेजो यहाँ। हम तप सहेंगे, हम तप सहेंगे और पसीने से रेत को पानी पिलाएंगे। क्या बात जिंदगी है, हम गुनगुनाएंगे। और किसी भी चीज की स्थापना करना, उसके उसकी प्रगति, उसका विकास करना, उसके लिए अपनी खुद की समीक्षा ज्यादा जरूरी है। सबसे अच्छा समीक्षक बिल्कुल। आप स्वयं ही हो सकते हैं। स्वयं हम ही हो घड़ी सकते हैं, हाँ। में हम घड़ी में बांध लेंगे वक्त को देकर निमंत्रण, हम क्या घड़ी बात है, में हाँ। बांध लेंगे बांध वक्त लेंगे को देकर वक्त को दे। निमंत्रण, और वक्त को बहुत सुंदर। दुगना करेंगे सामने रखेंगे दर्पण,
वक्त को, ये अपनी समीक्षा, वक्त को दुगना करेंगे, सामने रखेंगे दर्पण, निर्माण अंकों का करेंगे हम, ये स्थापना करना, प्रगति सुनना, निर्माण अंकों का करेंगे हम, शून्य भी पीछे लगाएंगे, जिंदगी हम गुनगुनाएंगे। अच्छा, एक और इसका सुनिए, एक और प्रयोग देखा आप इसमें, देखो हर बंद में मैंने कोशिश की नए प्रयोग करने के। एक प्रयोग और आप देखिए कि जब आपसे रिलेटेड कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसका आरोप आप पर भी लगता है। अब सुनना इसको, मैंने कहा कि है खता किसकी ये बस्ती खाली खाली हो गई, ये सूर्य का आलस्य था जो रात काली हो गई। रात के काली होने का आरोप सूर्य पे लग रहा है खता किसकी ये बस्ती खाली खाली हो गई, ये सूर्य का आलस्य था जो रात काली हो गई। हम पोटली में बांध कर किरणें रात को भी जगमगाएंगे, जिंदगी हम। और श्री भाई, इसका एक अगला आखिरी बंद जो जिसके नाम से ये फेमस हुई, और मैं बताऊं मुझे गीत लिखने की प्रेरणा लगभग मतलब इसी से कि इस पर मुझे बहुत आशीर्वाद मिला लोगों का, तो इस वजह से ये गीत मतलब इन लाइनों से फेमस हुआ। सुनिए, आसमां हम क्यों बने, हम खुद में एक पहचान है। लोग कहते हैं आसमां के ख्वाब देखो, सितारों के ख्वाब देखो, मैं उससे ऊपर बात पहुंचाता हूँ। आसमां हम क्यों बने, आसमां हम क्यों बने, हम खुद में एक पहचान है, और उन तारों का क्या जो रात के मेहमान हैं, और उन तारों का क्या जो रात के मेहमान हैं। हम आसमां की शर्ट पहनेंगे, तारों की बटनें लगाएंगे, जिंदगी हम गुनगुनाएंगे, कुछ भी हो हम मुस्कुराएंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना। धन्यवाद। तो अब समापन से पहले मैं आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा कि आप अब ये नए पीढ़ी के जो ये राइटर आ रहे हैं, रचनाकार आ रहे हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से इनको अपना मार्गदर्शन के लिए आप उनको क्या कहना चाहेंगे, तो वो मैं आपसे जानना चाहूंगा। मार्गदर्शन कोई ऐसा बहुत बड़ा मतलब शब्द है, हालांकि मैं कह सकता हूँ कि जैसे आपने ही कहा कि मतलब बहुत कम समय में मैं नेशनल टीवी पर कई एपिसोड कर चुका हूँ और लगभग 4-5 बड़े चैनलों पे भी पढ़ चुका हूँ, तो जो मैंने सफर तय किया उसके अनुभव के आधार पर मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूँ, मार्गदर्शन नहीं कर रहा हूँ। तो अगर जो इससे अनुभव से फायदा ले सके तो ले। बहुत सिंपल सी 2 बातें मैं बोलूंगा। पहली ये कि जो अभी अब बात चल रही थी कि लिखते रहना चाहिए। लिखते रहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी मत लिखो, ये नहीं कि सब कुछ उल्टा सीधा, मतलब जो मन में आ रहा है आप जो फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हो उस पर कुछ ना कुछ लिख ही रहे हो, कविता ही बना के डाल रहे हो उस पर। मतलब राजकुंद्रा का हो, चाहे वो अभी रामदेव बाबा का हो, या मतलब अंसारी का, या किसी का भी हो, आजम खान को, आप हर बात पे कविता डाल लो। मतलब वो एक टैलेंट की बात है, अगर अच्छा लिखते हो ठीक है। पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब भी लिखो तो कोशिश ये करो कोई नई सी बात हो, या कोई जो पुरानी अगर कोई बात है तो उसको नए तरीके से लिख सको। कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मतलब ये है कि आप कॉन्सेप्ट रखना चाहिए। हाँ, कॉन्सेप्ट नया होना चाहिए। अगर नया नहीं है तो आपकी बात नहीं होनी चाहिए, आपका तरीका नया होना चाहिए। दूसरा ये कि आप मतलब जब भी लिखो, पहली मतलब बहुत से लोग जो नए दोस्त हैं वो सबसे ज्यादा गलती क्या करते हैं कि वो मुक्तक भी लिख रहे हैं, गनाक्षरी भी लिख रहे हैं, गजलें भी लिख रहे हैं, गीत भी लिख रहे हैं, सवैया छंद सब कुछ लिख रहे हैं, और मतलब दुख की बात ये रहती है कि अच्छा कुछ भी नहीं लिख रहे। एक्सपर्ट किसी में नहीं है, एक्सपर्ट किसी में नहीं है। या फिर कोई एक ही चीज अच्छा लिख, केवल मतलब गनाक्षरी अच्छी लिख पाते हैं, जबरदस्ती गजलों में लगे हुए हैं। तो उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक एक करके चीज पकड़ो। पहले अगर आप मुक्तक लिखना चाहते हो तो आप मुक्तक लिखिए, जब उसपे आपको एकदम से मतलब आपकी पकड़ अच्छी हो जाए तब आप दूसरी चीज पे जाइए। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल इस वजह से अपना अनुभव दे रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मुझे एक गनाक्षरी याद थी, उसको मैंने मतलब इतना ज्यादा पकड़ थी कि मैं उसको कैसे भी सुना सकता था, मतलब उसको बहुत अच्छी तरीके से याद थी मुझे, तो उसी को पैरोडी कर करके मैंने और भी लिख दी। तो जब आप पहले किसी एक पे परफेक्शनिस्ट हो जाओ उसके बाद आप दूसरे पे जाओ। अगर आपको छंद अगर अच्छे लगते हैं, पहले आप गनाक्षरी लिखिए, खूब सारी लिखिए, अच्छी जब तैयार हो जाए
तब आप मुक्तक पे जाइए, तब आप गजल पे जाइए, इकट्ठे कोशिश मत करिए। दूसरा, जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक बहुत जल्दबाजी रहती है सभी में, और ये नेचुरल सी बात है, मुझ में भी थी, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन मैं बहुत जल्दी संभल गया था इस बात से। तो मैंने जैसे टीवी के प्लेटफॉर्म के लिए भी लगभग 8 महीने तक इंतजार किया था। तो उस इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मतलब जल्दबाजी ना मचाएं, ना ही मंचों के लिए या फिर जो टीवी चैनल है उनके लिए। आप अगर मतलब थोड़ा अच्छा लिख रहे हो, आपको तो हमेशा अच्छा लगेगा कि मतलब हर कोई रचनाकार के साथ ये दिक्कत है, उसे लगता है कि ये बहुत अच्छा लिखा मैंने, है ना, हाँ। और 2 साल बाद भले दूसरों को अच्छा नहीं लग रहा, और 2 साल बाद खुद को भी वो बेकार लगेगा। हाँ। तो उस इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कभी भी आप लिखो तो बहुत जल्दबाजी मत बचाओ कि इसको मैं तुरंत उतार दूं, तुरंत फेसबुक पे डाल दूं, या तुरंत मतलब मंचों पे आ जाऊं, या मैं खुद मंचों पे आ जाऊं, जल्दी से जल्दी बड़े बड़े मंच मिलने लगे। उसमें ये दो धारी तलवार होती है। मैं आपको सही बताऊं, जैसे मेरे साथ हुआ कि मुझे जल्दी मंच मिले, और ऊपर वाली कृपा ऐसी रही कि जो जैसे एक चैनल पे गया तो वहां अच्छा हुआ तो उन्होंने दोबारा बुलाया मुझे, और उसी को देख के दूसरे चैनल ने बुला लिया। अगर मैं एक बिल्कुल। चैनल पे ही, पहले चैनल पे ही खराब करके आता तो मेरे हाँ, रास्ते वहीं से बंद हो जाते हैं। बंद हो आप जाते समझ हैं रहे होंगे इस आगे बात के को लिए मैं कहीं। क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर बिल्कुल। मतलब आप मौके का इंतजार करो, जल्दबाजी मत बचाओ कि मुझे यहाँ पे कवि सम्मेलन पढ़ा है, यहाँ पे टीवी पे वो आए। जल्दबाजी मत बचाइए, धैर्य के साथ रखिए और अपनी तैयारी करते रहिए और मौके की तलाश करें। और जब भी मौका मिले, अगर आप खुद पूरी तरीके से तैयार नहीं है, अगर आपको लगे कि मैं नहीं अभी मुझे मतलब वहां पे अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो आप मना करो, मत जाओ। ये मत सोचो बिल्कुल। कि नहीं नहीं जाना ही है, तो रुक जाओ। अगर मतलब मौका बड़ा मुश्किल से मिलते हैं, तो मौके अगर अच्छा आपने उसका उपयोग नहीं कर पाया तो वो आपके लिए घातक सिद्ध होगा। तो दो फेलियर है। चीजें हाँ। मैं कहना चाहूंगा कि लिखते रहिए और कुछ यूनिक लिखने की कोशिश करिए, और धीरे धीरे करके बिल्कुल। परफेक्शन लेकर आइए। और दूसरी बात ये कि धैर्य बनाए रखें, जो भी नए लोग हैं। मैंने कई फोन आपके पास भी आते होंगे, मैसेज मेरे पास भी आते हैं कि मुझे इस चैनल पे पढ़वा बिल्कुल। दीजिए, मुझे इस कवि सम्मेलन में मुझे मौका दीजिए। तो मैं मतलब रचनाएं उनकी देखता हूँ, अगर मुझे सही लगेगा या सही अगर लगेगा तो कहीं ना कहीं से कोई जरूर आपको उठाएगा, है ना। तो बस बिल्कुल। यही दो चीजें कहना चाहूंगा मैं। आप परफेक्शनिस्ट मतलब एक जैसे मैं क्या है, घनाक्षी, अगर मैं कुछ भी अगर जैसे बोलना चाहूँ तो वो आप सीधे 16-15 में ही मतलब निकलेगी। कि मेरे पास 3-4 लोग आ चुके थे तब, तो ये अब ये सही होगा, 16 ही होगी गारंटेड, है ना। तो ये इस तरीके से आप परफेक्शन आ जाए आप में, तब आप आगे बढ़े। बिल्कुल। बिल्कुल। जी बहुत 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 बढ़िया बात कही आपने कि जब तक परफेक्शन ना आए या कॉन्फिडेंस खुद पे ना आए, और रचनाएं लिखने में जल्दबाजी ना करें कि पोस्ट करने में जल्दबाजी करते हैं। कुछ लोगों को ये पता जी नहीं क्या सनक होती है कि वो बोलते भी है बड़े फख्र से कि मैंने 5 मिनट में लिख दी। पर 5 मिनट में लिख दी कोई ये बड़ी बात नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि मैंने क्या लिखा है, कितने समय में लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। तो लोगों को ये बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल सोचना बिल्कुल। चाहिए। देखो मैं भी हमेशा ये कहता हूँ कि रचनाओं में टाइम दें, नया थॉट प्रोसेस लाएं, नया आप अपना कॉन्सेप्ट लाएं और उसके हिसाब से रचनाओं को डेवलप करें। बहुत बहुत अच्छा लगा अवनीश भाई आपसे मिलके, और बहुत हमें हमें बहुत खुशी हुई, और हमारे दर्शकों को ये बहुत सीखने को मिलेगा इस एपिसोड से, आपकी बातों से सीखने को मिलेगा। और हम फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, और मेरे एक बार कहने पे ही, एक बार के अनुरोध पे ही आप आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली बार के लिए हम फिर से किसी एक नए कलमकार को लेकर आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश भाई, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।